हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और लवण पे। तो आज हमारा टॉपिक है अम्ल, भस्म एवं लवण। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से सभी पे चर्चा करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, भस्म क्या होते हैं, और फिर लवण पे आएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। जैसे अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल, तो अम्ल का अंग्रेजी शब्द होता है अम्ल का, इसका जो अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है एसिड, है ना। अम्ल का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? एसिड होता है। और ये एसिड जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है एसिडस से बना है। ये क्या है? एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है ना। लैटिन शब्द एसिडस से बना है। और एसिडस का मतलब होता है खट्टा, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो। साथ ही साथ अम्ल जो है वह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अम्ल का, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है एवं जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। तो अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो। जैसे इसके नाम से हम समझ रहे हैं कि इसका अंग्रेजी का एसिड, एसिड का लैटिन एसिडस, जिसका मतलब खट्टा। मतलब अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है एवं जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। HCl, H2, SO4, H2COOH, NHO3 etc। ये सब के सब क्या है? अम्ल है, जो स्वाद में खट्टे तो होते ही हैं, साथ ही साथ धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लगभग सभी के सभी जो अम्ल है, मतलब सभी के सभी जो खनिज अम्ल है, सभी के सभी क्या है? खनिज अम्ल है। ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मतलब यहाँ जो भी ये खनिज अम्ल देख रहे हैं ये सब के सब धातु से क्रिया करेंगे और धातु से क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। मतलब सभी खनिज अम्ल, है ना, और किससे क्रिया करेगा? धातु से। और क्रिया के बाद क्या होगा? जो यौगिक बनना हो तो बनेगा ही, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, है ना। तो जब भी किसी खनिज अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु से होगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ही। मतलब सभी खनिज अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद
वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके अगले पॉइंट की तरफ आते हैं और देखते हैं भस्म क्या होता है। भस्म, है ना। तो भस्म एक ऐसा पदार्थ है, जैसे कि अम्ल यहाँ स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन भस्म में क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और भस्म जो होता है वो अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। मतलब जो भस्म होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, साथ ही साथ ये अम्ल को क्रिया करके क्या करता है, उदासीन कर देता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है एवं अम्ल से क्रिया कर उसे उदासीन कर देता है। ये भस्म का डेफिनेशन हो गया। मतलब भस्म ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा तो होता ही है, साथ ही साथ जब वो किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो उस अम्ल से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद उस अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है, मतलब उसको उदासीन कर देता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH, KOH, NH4OH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम अमोनिया, ETC, ये सब के सब भस्म है। इसके एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे हम जब भोजन करते हैं और हमारे भोजन का पाचन होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, उसको गला देता है। लेकिन अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाती है, जिससे एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ भी हमारा गर्नाशय ग्रंथि से भस्म जो है वो जाकर उस अम्ल के गुण को नष्ट करता है। तो भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, साथ ही साथ ये अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अम्ल जो है, एक अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेजी से धातु के साथ, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो दूसरे अम्ल की अपेक्षा धातु के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मतलब कुछ अम्ल, है ना, दूसरे अम्ल की अपेक्षा धातु से तेजी से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते क्या है, जैसे फेरस, ये आयरन जो है, आयरन को अगर हम H2O जल के साथ रखते हैं तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है ना, यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं। मतलब फेरस को, लोहा को जब जल के साथ छोड़ देते हैं तो उसमें आसानी से नहीं घुलता, क्योंकि कोई अभिक्रिया वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन ठीक इसी तरह से फेरस को जब हम एसिटिक अम्ल में डालते हैं, है ना, फेरस को क्या करते हैं, हम एसिटिक अम्ल में डालते हैं। फेरस अम्ल को क्या करते हैं, हम एसिटिक अम्ल में डालते हैं, तो ये अम्ल से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस से मुक्त करता है। मतलब
CH3C प्लस H2। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि फेरस जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं हुई, लेकिन फेरस को जब एसिटिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लेकिन जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, फेरस को इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो ये बनाता है फेरस क्लोराइड। क्या बनाया, फेरस क्लोराइड बनाया, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो कुछ अम्ल जो है वो दूसरे अम्ल की अपेक्षा धातु से तेजी से की जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये धातु से, ये तो अम्ल है नहीं, उदासीन है, इसलिए यहाँ कोई क्रिया नहीं हुई, लेकिन ये अम्ल है। लेकिन ये जितनी तेजी से धातु से क्रिया कर रही है, इससे कहीं अधिक तेजी से ये अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो चूंकि सभी अम्ल, भस्म और लवण, सभी अम्ल, भस्म और लवण के जो जलीय घोल होते हैं वह विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब उसके होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इन अम्ल, भस्म और जल के, ये लवण के जो जलीय घोल होते हैं, इस घोल को हम विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। मतलब सभी अम्ल, भस्म एवं लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, है ना, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हो, है ना, या सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन हो, या फिर NaCl हो, सोडियम क्लोराइड, या HCl हो, ETC। इन तमाम के जो जलीय विलयन होंगे वो सब के सब क्या होंगे? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का संचालन करेंगे, इसलिए उसको विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब इस चीज़ को हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक कांच का बर्तन लेते हैं और यहाँ पे हम एक सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हम सेल लेते हैं, ये हमारा एक बैटरी है। ये है बैटरी। क्या है? बैटरी है। और इसमें क्या करते हैं हम कि इसको, इसमें से किसी से मतलब लवण जल जो भी हो, मान लेते हैं कि इसमें हम डाल दिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए और इसमें फिर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। ये 2 इलेक्ट्रोड क्या करिए? धातु के क्षर है जिसको हम इसमें डाल दिए, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा कि हम इसको यहाँ से हम वायर से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से लाएंगे और फिर यहाँ हम क्या करेंगे? एक बिजली का बल्ब इस पर ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। ये हो गया बल्ब। क्या हो गया? बल्ब। और ये जो है वो हो गए स्विच, है ना। अब यहाँ पे ये सीट भरा है, यहाँ पे जो वायर है, विद्युत परिपथ है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, बल्कि बैटरी से कहाँ आया? ये
मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में, और फिर दूसरे इलेक्ट्रोड से ये स्विच होते हुए बल्ब में जाता है। जैसे हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, ये बल्ब क्या होंगे, जलने लगेंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब क्या होंगे, जलने लगेंगे। इससे ये पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है, ये विद्युत का संचालन करते हैं। मतलब ये बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट आया वो इस विलयन से होके ही प्रवाहित हुई, जिससे ये बल्ब जल गया। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड या HCl, मतलब अम्ल भस्म लवण। इसमें से किसी का विलयन डालेंगे तो फिर ये बल्ब स्विच ऑन करते ही जल जाएगा। मतलब ये विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, इसलिए इसको विद्युत अपघित या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है विद्युत अनपघट। क्या है, विद्युत अनपघट, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये क्या है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अनपघट क्या है। तो वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, वैसे यौगिक जिनका जलीय विलयन, मतलब कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसको जल में घोलने पे जब विलयन बनते हैं और वो विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं वैसे यौगिक को विद्युत अनपघट, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन, है ना, विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, उसे विद्युत अनपघट कहते हैं, है ना। मतलब ऐसे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, मतलब उससे होके इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो ऐसे यौगिक को हम विद्युत अनपघट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे एल्कोहल, यूरिया, है ना, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके एल्कोहल ना, ग्लूकोस, यूरिया ETC। मतलब इसके जो जलीय विलयन होंगे वो विद्युत का संचालन नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम इस टाइप से एक फिगर बना के समझ सकते हैं, है ना। यहाँ भी ये हमारा क्या हो गया, बैटरी है, और इसमें हम इसमें से किसी का भी जलीय विलयन डाल देते हैं। मतलब या तो एल्कोहल हो, है ना, एल्कोहल या ग्लूकोस या यूरिया, है ना, इस किसी का भी जलीय घोल हम इसमें डाल देते हैं। किसमें, इसमें डालते हैं। और फिर यहाँ पे भी हम दो इलेक्ट्रोड को लेते हैं। यहाँ भी हम क्या देखते हैं, बैटरी से एक वायर यहाँ इलेक्ट्रोड में जोड़ते हैं, दूसरी वायर को हम क्या करते हैं, फिर किसी बल्ब से लगा देते हैं, और ये वायर यहाँ पे स्विच होकर फिर आते हैं। और यहाँ पे अब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगी। यहाँ पे क्या होगा, स्विच ऑन करने के बाद बल्ब नहीं जलेगा। मतलब इस विलयन से होके एल्कोहल हो, ग्लूकोज या यूरिया, इसके जलीय विलयन है, इससे होके विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, विद्युत का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ऐसे यौगिकों का हम बोलेंगे विद्युत अपघट
या इंग्लिश में नन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आयनन, है ना। आयनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन, है ना। आयोनाइजेशन, ये क्या होता है आयोनाइजेशन, है ना। आयोनाइजेशन क्या होता है, तो जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया। जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश में अलग अलग विघटन होने की क्रिया, अलग अलग खंडों में बंटने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग आयनन कहते हैं। मतलब जल द्वारा विद्युत अपघट्य का, इसका डिफिनेशन होगा, जल द्वारा विद्युत अपघट्य का, है ना, आयनों में, है ना, जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया, है ना, विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। आयनन कहते हैं, है ना। मतलब जल द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन जब होगा तो इसी विघटन होने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, आयनन कहेंगे, है ना। और आयनन जो है वह तनुता के साथ बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे तनुता बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन बढ़ेगा, जैसे जैसे तनुता घटेगा वैसे वैसे आयनन घटेगा। कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अम्लीय नहीं होते, जलीय घोल के रूप में वह अम्ल के सभी गुण को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो जब शुद्ध रूप में होता है या शुष्क रूप में होता है तो अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते। तो कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अम्लीय नहीं होते हैं। कुछ अम्ल हमेशा अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कुछ अम्ल हमेशा अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये जब शुद्ध रूप में होता है, किस रूप में होता है, जब ये शुद्ध रूप में होता है तो सूचक पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और न ये धातु से भी क्रिया करता है, और न ही ये विद्युत का संचालन करता है। जब ये किस रूप में होता है, विशुद्ध रूप में होता है ना। तो सूचक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, सूचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये धातु से क्रिया भी नहीं करती, धातु से क्रिया भी नहीं करती। साथ ही साथ ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक, मतलब विद्युत का चालन नहीं करता है। मतलब ये सब के सब अम्ल का गुण नहीं है, ये अम्ल है लेकिन जब ये विशुद्ध रूप में होता है तो अम्ल का कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन जब इसको हम घोल देते हैं, मतलब जल के साथ मिला देते हैं इसको, है ना, जल के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ये जो बना इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन ये जो है अम्ल के सभी गुण को प्रदर्शित करता है। ये क्या होता है, अम्ल के सभी गुण को प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा
कि कुछ ऐसे भी अम्ल है जो हमेशा अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते, मतलब वो हमेशा अम्लीय नहीं होता है, लेकिन जब वो जल के साथ मिल जाता है, जलीय विलयन बनाता है, तो फिर वो अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। इसमें अगले एक एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये शुष्क होता है, कैसा होता है, शुष्क एवं शुद्ध होता है ना। ये जो HCl है कैसा होता है, शुष्क एवं शुष्क होता है, और किस रूप में, गैस के रूप में। तो ये भी क्या करता है, अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। ये भी क्या करता है, अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन जब HCl को जल में घोल देते हैं और इसका ये जो जलीय विलयन बना, क्या बना, जलीय विलयन बना, ये विलयन जो है वो फिर अम्ल के गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब अम्ल के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब सभी गुण को दिखाता है ना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या देखा, अम्ल क्या है, भस्म क्या है, और अम्ल भस्म के साथ साथ हम लोगों ने विद्युत अपघट और विद्युत अनपघट को देखा, साथ ही साथ आयनन को देखा, और ये भी देखा कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो हमेशा अम्लीय नहीं होते हैं, मतलब अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको जल के साथ मिला दिया जाता है, जल के साथ एक विलयन तैयार किया दिया जाता है, तो फिर इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है ना। तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी और भी लोग हैं जो इसके फ़ायदे उठा सके। और फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक मतलब आर्हेनियस के अम्ल और भस्म के डिफिनेशन के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।